तेरे हर सवालों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण सुरमा इलाज है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत भली भांति दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्लस पॉइंट के क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक संशोधन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में अब संशोधन। दोस्तों आपको बता दें, हमारे भारतीय संविधान के जो मूल संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें अब तक ऐड करी गई हैं, उसी के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत में संवैधानिक संशोधन। संशोधन अब तक कितने हुए हैं, कौन से संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है, यहाँ से अक्सर जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, पूछ रहा है। तो दिल थाम के बैठिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास वीडियो होने वाली है। आपके पेपर में यहाँ से 1 नंबर का प्लस पॉइंट बनने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा और आगे वीडियो को देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो दोबारा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं भारतीय संविधान के बारे में बात करूं। आपको पता है कि हमारे भारतीय मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं। ठीक है, तो 395 हमारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, जो हमारे 22 भाग थे, जो है 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, वर्तमान में। अच्छा, हमारे भारतीय संविधान को बनने में समय कितना लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन 2 घंटे 18 मिनट 52 सेकंड का समय लगा हुआ था दोस्तों। इसकी जो संसदीय बैठक हुई थी हमारे केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो उसी में जो संविधान संशोधन हुआ है, मैं बारी बारी से हर एक अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया हूँ, और कौन से संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया है वो बेहतर तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में संवैधानिक संशोधन होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इसका प्रावधान हमारे संविधान में है कि नहीं है। आपको बता दें, हमारा जो भारत के संविधान में जो संशोधन है, अच्छा, इसकी चर्चा हमारे किस भाग में करी गई है? तो भाग 20 में है। किस में है? भाग 20 में है। संवैधानिक संशोधन का जो टॉपिक लिया गया, कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले ही आपको बता दिए कि एकदम दिल थाम के बैठिएगा, एकदम आप लोग तार तार होने वाले हैं। कौन से आर्टिकल में है ये सब संविधान संशोधन की प्रक्रिया? आर्टिकल 368 में है। आपका 3 क्वेश्चन 3 नंबर कहीं पे तैयार हो गया। 368 में क्या है? संविधान संशोधन के नियम है। भाग 20 में है। ये कौन से देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मैं पहले दोस्तों आपको बता दूंगा कि प्रक्रिया क्या होती है, इसके बाद मैं अमेंडमेंट एक्ट पे चलूंगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में की गई है। इसके निम्नलिखित चरण हैं। तो बाबू इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, संशोधन विधेयक केवल संसद में ही पेश किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं पेश होगा। इसे लोकसभा और राज्यसभा में किसी मंत्री या सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो भैया मिला जुला कहने का मतलब ये है, यह संसद में ही पेश होगा, यह विधानसभाओं या विधानमंडल में पेश नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये हमारे केंद्र सरकार का मामला है, इस पे राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती है। आगे चलते हैं। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। विशेष बहुमत का मतलब दोस्तों ये होता है 2/3। ठीक है ना, तो कौन बताएगा 2/3 बड़ा कि 1/2 बड़ा है? 1/2 को बोलते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, 1/2 + 1 को बोलते हैं क्या हम? साधारण बहुमत बोलते हैं। मतलब आधे से एक अधिक को हम क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत। और 2/3 भाग को, देखो लिखा गया है, 2/3 भाग को हम क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये विशेष बहुमत से ही पास होगा। विधेयक को कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा
साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। देखिए, एक होता है अनुमोदक, एक होता है प्रस्तावक। यानी कि उसमें ये अपनी हाँ में हाँ मिला, हाँ हाँ भैया हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक करते रहो करते रहो, तो ये अनुमोदन हो गया। ठीक है ना। यह संविधान के संघीय ढांचे के बदलने के लिए किया जाता है जब तब वहाँ जरूरत पड़ती है विधानसभाओं की। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति स्वीकृति को रोक नहीं सकते हैं, उन्हें विधेयक पर हस्ताक्षर करना होगा, जिससे यह संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। देखो दोस्तों, मैं जब तक बता दूं, जब कोई कानून बनता है तब तक वह क्या रहता है, विधेयक। और फुफ्फा साइन कर दिए तो क्या बन गया, अधिनियम बन जाएगा। और नहीं किए तो कुछ नहीं बने, खत्म हो जाएगा। तो अब तक हमारे संविधान संशोधन में कुल भारतीय संविधान में 106 संशोधन हुए हैं। क्या हम बारी बारी से बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ऐसे करके? नहीं, जो पास हुए हैं, जो अधिनियम बने हैं, मुझे वही पढ़ना है। बाकी जो बीच में गैप है, इसके मतलब वह संविधान जो संशोधन किया गया था वह पास नहीं हुआ है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक एक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। इसके बाद यह औपचारिक रूप में संविधान में संशोधन करता है। देखिए, मैं भी जो बातें बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हमारा टॉपिक आ गया है। हमारा पहला पॉइंट है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। ठीक है ना। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, यानी कि पहले संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया था, कानूनों की सुरक्षा, संपदा के अधिग्रहण आदि के लिए प्रावधान किया गया था। और क्या हुआ था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। भूमि सुधार, ठीक है ना, भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है ना, कहाँ जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान है, तो राज्य को सशक्त बनाना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसावे पर प्रतिबंध के 3 आधार जोड़े गए। साथ ही इसने प्रतिबंधों को उचित और इस प्रकार अन्यायोचित प्रकृति का बना दिया। ठीक है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जान सकते हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य में व्यापार तथा राज्य द्वारा किसी व्यापार या कारोबार का राष्ट्रीयकरण, इंपॉर्टेंट है, व्यापार या कारोबार के अधिकार के उल्लंघन जैसे आधार पर अवैध नहीं होगा। इसमें बोला गया है 31A और 31B का सम्मिलन। इसका मतलब मैं समझा दिया हूँ नीचे, देखिए 31A का सम्मिलन क्या होता है। देखिए, पहले मैं ये पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। संविधान के अनुच्छेद 31 के ए में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में निहित कुछ भी होने के बावजूद राज्य द्वारा किसी संपत्ति या अधिकार के अधिग्रहण या किसी अधिकार के संशोधन या संपत्ति के लिए प्रदान करने वाला कोई कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों में है। इसका मतलब भैया ये है, जब मैं पढ़ाया था मौलिक अधिकार तो उसमें आर्टिकल 13 आया था। 13 में हमने एक शब्द बताया था, अल्प असंगत अल्पीकरण व असंगत। इसमें ये बोला गया है, 13 ये कहता है कि ऐसा कोई कानून चाहे पहले का चाहे बाद का नहीं बनेगा जो किसी के मौलिक अधिकार को छीनता हो, हनन करता हो। तो कहेंगे भैया दांत के मौलिक अधिकार क्या होता है, तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो हमें जन्म से ही मिलता है। हमारे मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, ना सरकार छीन सकती है, ना जनता छीन सकती है, ना हमारा कोई पड़ोसी कलुआ छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। तो मिला जुला के अल्पीकरण का मतलब ये है कि अगर आपका व्यवहार
किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपके मौलिक अधिकार को अल्पी कर दिया जाएगा। अल्पीकरण यानी कि कम कर दिया जाएगा। कब होने पर? असंगत होने पर। ठीक है ना। तो यही चीज़ ये इसमें समझाया है, ठीक है ना, सम्मेलन में। देखिए, 9वीं अनुसूची के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 31B में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची के दायरे में आने वाले सभी अधिनियमों के असंगत होने या संविधान के भाग 3 के निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण शून्य नहीं किया जा सकता है। वही बात मैं समझाऊँ, एक किताबी लैंग्वेज लिख दिया है। देखिए, अनुच्छेद 31C को संविधान के 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा पेश किया गया था। ये सब हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा संशोधन अधिनियम। देखिए, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको समझा ही दे रहा हूँ ना, आप समझ लीजिए ना। पहला क्या है आपको पता है, उसमें भूमि अधिग्रहण, इसको जिंदगी मत भूलिएगा, ठीक है ना। दूसरा मैं बता देता हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के कमाने का लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने का पुनः समायोजन, जिसके तहत एक सदस्य 7,50,000 से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम जान रहे थे नहीं समझ में आया, समझाते हैं आपको। मतलब एक सांसद, जब संविधान बना था तो संविधान तो जनता ठीक थी, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, हम दो हमारे गिन लो, ये जब कंडीशन होने लगी तो 1971 की जनगणना के अनुसार सब कुछ चल रहा था। बोला गया था कि 1 लोगों का जो प्रतिनिधित्व होगा 1 लाख की आबादी में से होगा, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। इस समय कितना है? यही है भैया आंकड़ा। ये किस में बोला गया है? दूसरा संविधान संशोधन बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए, अब आ गया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान सुनिएगा। राज्य में मौजूदा वर्गीकरण को 4 श्रेणियों, कापी कलम खोल के बैठिएगा, ये लिख डालिएगा। भगवान कसम कह रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता है यहाँ से, इसलिए पढ़ते रहिए इसको। राज्य की मौजूदा वर्गीकरण को 4 श्रेणियों अर्थात भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी राज्य में समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये है, इसके तहत ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। हाई सब जो लिखा है ना, ये बकवास लिखा है। राज्य पुनर्गठन आया था, ठीक है ना। क्या आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, ठीक है ना। आपको पता होगा 1956 में पहला जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया था। तो उस समय जो मौजूदा हालत में जो राज्य थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छा, भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ था, ये कौन से आयोग से पारित हुआ था? फजल अली आयोग। भैया मरते दम तक मत भूलना, फजल अली आयोग, ठीक है ना। देखिए आगे लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तथा विस्तार था 2 या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, एकदम धड़ाधड़ जानते रहिएगा। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया था। द्वितीय अनुसूची का संशोधन किया गया था, ठीक है ना। संविधान की 7वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण में संबंधित सूचियों का संशोधन किया गया था। अब हमारा आ गया 10वां संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। जो बताया हूँ 7वां में वही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाकी सब भूल जाओ लेकिन उसको मत भूलना। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करना तथा ताकि राष्ट्रपति को क्षेत्र की अशांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके, ठीक है ना। नियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? देखिए, दादरा और नगर हवेली के लिए है, इम्पॉर्टेंट नहीं था ये। आगे चलते हैं, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब हैं। 15वां संशोधन अधिनियम 1963,
कब हुआ था ये 15वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1963 में हुआ था। ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए इसको। उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को यहाँ तक कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। यदि वाद का कारण उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु, देखिए हुआ हो तो हो गया, ये अगला पॉइंट है, हमको इसको नीचे करके लिखना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये लाइनें रह गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से कितनी वर्ष कर दी गई है? 62 कर दी गई है 15वां संविधान संशोधन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो 60 से कितना कर दी गई? 62 कर दी गई। ठीक, और क्या किया गया? अनुच्छेद 297, 311, 316 में संशोधन किया गया। अरे भैया आपको तो पता होना चाहिए ना, संशोधन पढ़ रहे हो, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ 297 में क्या है, 311 में क्या है, 316 में क्या है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान अगला पॉइंट इसमें दिया गया है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता प्रदान किया गया। ठीक है ना। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना। इस हमारा किस में था? 15वें में था, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आ गया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि। ठीक है ना, मतलब मौलिक अधिकार के किसी भी भाग में संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ये किसमें बोला गया है? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, तेरा तनको गड़बड़ाया सुप्रीम कोर्ट को किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बोला जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ये भी 24वें संविधान संशोधन में है। इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन करना, ताकि यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसी भी संशोधन पर लागू ना हो। ठीक है ना। ये आपके था, कौन सा था? ये 24वां था। अब आगे चलते हैं 25वें संविधान संशोधन में। 25वां संविधान संशोधन 1971। नए अनुच्छेद 31C का परिचय। ठीक है ना, 31 का C। आपको पता क्या आर्टिकल 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिससे समाप्त कर दिया गया। उसी में क्या जोड़ा गया है? 31 का C का परिचय इसमें बताया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, यानी जो DPSP भाग 4 में है। इस अधिनियम ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वह मौलिक अधिकार था, लेकिन क्या किया गया था? इसमें सीमित कर दिया गया था। अभी हटाया नहीं गया संपत्ति का अधिकार। हमारा अब आ गया 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, जहाँ बता दिए ये इंपॉर्टेंट, वहाँ उसको जरूर स्टार बना लीजिएगा, और अगर स्टार नहीं बना रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बहुत खास नहीं है। देखिए, इम्पोर्टेंट बहुत दोस्तों मतलब ये है ना कि जो बार बार एग्जाम में पूछता हो वही इम्पोर्टेंट होता है, और जो बार बार एग्जाम में ना पूछे, सिर्फ किताब भरने के लिए है, भरी भराई है, कापी भरने के लिए है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। देखिए, इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 291 और 362 का लोप तथा नया अनुच्छेद 363 के एक सम्मिलन, जिसमें कहा गया है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा प्रीवी पर समाप्त कर दिए जाएंगे। ये अब बहुत पुराना है, कोई मतलब नहीं है, फर्ज दे दिया हूँ। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये हेडिंगें याद रखिएगा बस ये सब में। ठीक है ना। इस संशोधन अधिनियम में संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों को शामिल करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है ना। 9वीं अनुसूची पता है कि ना हो बाबू? बताना भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। इस अधिनियम में विभिन्न राज्यों के बीच से अधिक भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियमों को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 9वीं अनुसूची ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 कब हुआ था? 1975। संविधान का 38वां संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 123 में पता क्या है? कौन बताएगा? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। ठीक है ना। अब देखो, जब हम पढ़ा रहते हैं
ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में 213, 123 में ऐसे दो के दो के बीच में एक डाल दोगे ना तो क्या हो जाएगा 213। तो ये जो 213 है राज्य का क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति है, और 123 क्या है, राष्ट्रपति की है। 239 भी, 352, 356, 359, ठीक है ना। ये सब का आर्टिकल के बारे में आपको याद तो होना चाहिए। 352 जैसे आपका राष्ट्रीय आपात है, 356 में राजकीय आपात है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और 360 में संशोधन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। 38वां संविधान संशोधन के द्वारा हम 352, 356, 360, 123, 213 ये जितने आर्टिकल में बोला हूँ ये क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। इसमें हम संशोधन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल को गैर न्याय संगत घोषित कर दिया। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश जारी करना गैर न्याय संगत बना दिया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया, यानी कि ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आ गया ये भैया 5 लाख बार स्टार बनाए ना, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी वो कम था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछेगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1976। इसी संशोधन अधिनियम को बोलते हैं लघु संविधान। क्या बोलते हैं, लघु संविधान, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 3 नए शब्द जोड़े गए, अर्थात समाजवादी। जोड़े कहाँ गए थे, प्रस्तावना में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जिन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रस्तावना याद है, गलमानी मत करिएगा, आपको उसकी कसम है। शुरुआत कैसी होती प्रस्तावना की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विवेक विचार, छोड़िए जाने दीजिए, ये सब क्या है, इसको तैयार कर डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर नोट करिएगा। आगे चलते हैं, नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दें इसमें हम, ये जो जोड़ा गया ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या नाम है, वही पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसका बहुत पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये किस समिति के द्वारा यह नियम पास हुआ था कि हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि संविधान की मूल ढांचा में परिवर्तन कर सकते हैं, इसी में बोला गया था 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में। और समिति का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ध्यान सुनिएगा, इसने दिया था, क्या दिया था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये कब आया था, ये आया था 24 अप्रैल 1973 को आया था, 24 अप्रैल 1973 को आया था। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पोर्टेंट कि इसमें 13 जज की बैच बनाई गई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बैच है, अभी तक इतनी बड़ी बैच नहीं बनाई गई है। इसमें कुल 13 जज थे, 7 और 6 का आंकड़ा आया था, यानी कि 7 लोग पक्ष में थे और 6 लोग विपक्ष में थे। 7 लोगों की अनुमति को मान्य किया गया था कि अब तक ये सबसे बड़ी बेंच थी, ये ध्यान रहे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 24 अप्रैल 1973 को यह समिति आई थी। इसी के तहत थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लाया गया था, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और यही कहा गया था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का मूल भाग है, संविधान का भाग है। इसीलिए तो बोला जाता है प्रस्तावना को संविधान को खोलने की कुंजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, नया भाग 4A। कौन बताएगा, एकदम उसकी कसम है, ऐसे बताइएगा कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, मौलिक कर्तव्य कितने थे।
अरे भाई, जान रहे हैं आपके मन में आ रहा होगा 11 10, गधा हो। नहीं ऐसा था। क्यों? क्योंकि हमारे मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य तो था ही नहीं। ये कब आया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया है, जो कि 4A में जोड़ा गया है। ठीक है ना? और कितने उसमें जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, सॉरी मौलिक कर्तव्य थे? 10। ध्यान रहे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये किसमें है? आर्टिकल 74 में है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का रख रखाव। ठीक है ना? देखिए, जनसंख्या जब से बढ़ी, क्योंकि हमारे जो संसद थी, संसद में जो है सीटों का आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो सीटें थी लिमिटेड थी। अब हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हो गया, इसका नाम सेंट्रल विस्टा है। अब सांसदों की जो संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना? 2026 में हो सकता बढ़ाई जाए। आगे चलते हैं। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किया गया है। जब तक किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता, तब तक निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अदालतों द्वारा अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा उसको। राज्य की नीति निषेध सिद्धांत जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योग प्रबंधन, श्रमिकों की भागीदारी तथा पर्यावरण और वन जीवन का संरक्षण। आपको तो बातें समझ में नहीं आई होंगी। इसमें दिया गया, देखिए भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक की चर्चा है। इसी में बोला गया है सामान्य न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। ये सब डीपीएसपी मतलब ये है कि ये राज्य का मौलिक अधिकार है, ये व्यक्तियों का नहीं, किसका है? राज्य का मौलिक अधिकार है। और इसमें बोला गया है समान न्याय, यानी कि भाई इसमें सभी को समान न्याय की ज़रूरत है। ठीक है ना? समान न्याय मतलब कि महिला पुरुष जाति धर्म इसके स्थान पर जो है सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए। निःशुल्क कानूनी सहायता, या सभी व्यक्तियों को क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। उद्योग में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि जो उद्योगपति होता है, यानी कि जो कंपनी का मालिक होता है, जो भी अपना काम करवा रहा है, यह लेबर मजदूर जो श्रमिक होते हैं उनसे एक समन्वय बना के काम करे, उनसे समझ बूझ के काम करे। क्या पता काम चालू करवा दिए, दूसरे दिन सब लेबर मिस्त्री भाग गए, तो अपने थोड़ी जोड़िया करेंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? श्रमिकों की भागीदारी आवश्यक है। पर्यावरण का ध्यान देना है। वन का भी ध्यान देना है, कि हमारे पर्यावरण से संबंधित है। वन्य जीव का जीवन का संरक्षण लिख दिया है यहाँ। वन्य जीव का संरक्षण, इसका मतलब ये है गाय हमारी माता है तो हम गाय का दूध पीते हैं, इसलिए हमारी गाय माता है। तो सांड कौन है? तो गाय दूध देती तो गाय हम पालेंगे, सांड कुछ नहीं देता उसको हम नहीं पालेंगे, तो सांड को भी मारने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? वन्य जीवों को बचा के रखना होगा। ये किसमें बोला गया है? आपके इसी में बोला गया है। आगे चलते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया गया है? 1 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखते हैं। शिक्षा, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन, संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कौन बताएगा भैया समवर्ती सूची में हमारे कितने विषय हैं वर्तमान में? आगे चलते हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करी गई थी 42वें संविधान संशोधन, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जितने भी लाइन है भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर डालिएगा। आगे चलते हैं।
ये देखिए, एकदम ही समझिए कि खतरनाक जो है अमेंडमेंट एक्ट ये है, इसको नहीं भूलना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 बहुत ही बेहतरीन है। इसमें क्या क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियाँ बहाल कर दी गई थीं। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर क्या कह दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया। ठीक, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था ये आपके आर्टिकल 31 में था, और ये जो आर्टिकल 31 है ना, 19 का ई, 19 का एफ होगा, 19 का ई या एफ क्या है, 19 का देख लीजिएगा, 19 का ध्यान में नहीं आ रहा, 19 का ई है, उसमें भी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति वह है जो है संगठन जो हम लोग संपत्ति खरीदते थे तो वो है। तो ये जो है हमारी खरीदी हुई संपत्ति, और आर्टिकल 31 में क्या है, पैतृक संपत्ति, दोनों जो जमीन हमारी है ये क्या है, संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था, इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। हटाने में किसका साथ था, मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई के द्वारा हुआ था ये। देखिए, बशर्ते अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाए। दुनिया उलट से पुलट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी बड़ा आपातकाल लग जाए, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी ये रद्द नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 20 में क्या है। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्ध से संरक्षण, और 21 में क्या है, क्या है, क्या है, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के तहत है ना, जीवन जीने का अधिकार, एकांत में रहने का अधिकार, हेलमेट लगाने का अधिकार, ठीक है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 21। आगे चलते हैं। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में क्या दिया गया है, 51वां संविधान संशोधन, तो इसमें है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ साथ मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान। कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। ये क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इन संशोधन अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इस अधिनियम में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया। बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है ना। संसद और विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विवरण सहित एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है ना। इसमें क्या जोड़ा गया था, इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 326 से संबंधित है, ठीक ना। 326 में क्या किया गया था, नहीं कह सकते, आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया है। 21 वर्ष की जो आयु थी वो कितना कर दी गई है, 18 कर दी गई है। आपको पता है 324 में क्या है, निर्वाचन, यहीं पे क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग। आगे चलते हैं। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के संस्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991
ये देखिए स्टार बनाइए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा सीटें, यानी कि दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बावजूद भी यहाँ पे विधानसभा है और विधानसभा के लिए 70 सीटें विधानसभा में दी गई। ठीक है ना, 70 सीटें, 70 यानी कि विधानसभा सीटें कितनी वहाँ पे हैं, 70 हैं। अभी आपको पता है हाल ही में इसका चुनाव हुआ है और केजरीवाल हार गए हैं। केजरीवाल के बाद आतिशी रही हैं मुख्यमंत्री। अब चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो अगर पूछा जाएगा दिल्ली में विधानसभा कब से पारित है, कह सकते हैं 1991 से 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे चलते हैं। सॉरी, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द सुने होंगे, पंचायती राज, लोकल गवर्नेंस। ठीक है ना, लोकल गवर्नेंस के बारे में काम किया गया था, बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। इसी के द्वारा गांव में लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। प्रधानी महाप्रधानी बेटी से सुने होंगे ना, तो प्रधानी के चुनाव में मज़ा आता है गांव में। रात रात में समझिए सब कागज कहाँ से कहाँ बांटते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और कार्यों का उल्लंघन किया गया। सॉरी, उल्लंघन नहीं, कार्यों का उल्लेख किया गया। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल, ठीक है ना, जो हमारा पंचायती राज है ये त्रिस्तरीय मॉडल पर निर्भर है। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर पंचायती राज को जोड़ा गया था त्रिस्तरीय मॉडल पे। ठीक है ना, देखिए पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण तथा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि जो महिलाओं की सीटें रिजर्व रहेंगी, SC और ST की सीटें रिजर्व रहेंगी। आगे चलते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992। इस अधिनियम के तहत देखिए उसमें ग्रामीण क्षेत्र था, इसमें शहरी, क्या है, शहरी मामला है। ठीक है ना, शहरी मतलब इसमें नगर पंचायत नगर पालिकाएँ जोड़ी जाएंगी, कुछ खास इसमें नहीं है। गांव है तो ग्रामीण ग्राम पंचायत, और बाहर है तो शहर है तो शहरी स्थानीय निकाय के लिए क्या है, नगर पंचायत व नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ भी है, किस में है, ब्राह्मणी सूची में है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए नोट पैड में डाला भी वहाँ पे हूँ। इसी संशोधन अधिनियम के तहत जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है, इसी के तहत सॉरी फिर से सुनिएगा, 73वां नहीं है, 74वां नहीं है, ये 71वां है। 71वें संविधान संशोधन का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन में 3 और भाषा को जोड़ा गया था, 16, 17वीं, 18वीं, यानी 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया था। उसका मैं ट्रिक बनाई हूँ, नमक से क्या हो जाएगा, ना से नेपाली भाषा, मा से मणिपुरी भाषा, का से क्या हो जाएगा, कोकड़ी भाषा। तो आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। किसे जोड़ा गया था, 15वीं भाषा कितनी हो जाएगी, सिंधी भाषा, 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी और 18वीं कौन सी भाषा है, कोकड़ी भाषा है। लेकिन जो सिंधी भाषा है ये 21वें संविधान संशोधन के तहत, और नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी ये सब 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। 76वां संविधान संशोधन 1974। इस अधिनियम में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 भी शामिल था, जो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 69% सीटों और राष्ट्र सेवाओं में 9वीं अनुसूची में पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो बहुत खास नहीं है। और इसमें एक खास बात यह है, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो आरक्षण दिया जाता है ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
77 संशोधन अधिनियम 1995। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1955 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा रही है। कब से उठा रही है? 1995 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा रही है। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक। और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है। ठीक है। 80वां संशोधन अधिनियम सन 2000। संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारों की राजस्व के हस्तांतरण के वैकल्पिक योजना लागू की गई है। यानी कि जो टैक्स मिलता है ये टैक्स से संबंधित है, राज्य व केंद्र के मध्य जो टैक्स का बंटवारा होता है। ठीक है ना। जैसे कभी कभी हमारे जैसे हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे नेशनल हाईवे बनना है, तो उसमें क्या होता है कि 50 से 60% क्या होता है राज्य सरकार पैसा देती है और 40% में केंद्र सरकार मदद कर देती है। तो ये माना जाता है कि हाँ ये इस राज्य का हाईवे है। स्टेट हाईवे नहीं होता है, नेशनल हाईवे होता है। और नेशनल हाईवे में क्या करती है, केंद्र सरकार सपोर्ट करती है और राज्य सरकार को भी कुछ पैसा देना होता है। ठीक है ना, दोनों लोग मिलकर करते हैं। इस तरह से जो आपके टैक्स का भी होता है। आगे चलते हैं। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया है। बहुत खास नहीं, लेकिन अब जो ये आया है ये बहुत खास है, एकदम खास हम खास है, तो इसलिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रारंभिक शिक्षा जानते हैं जो 1 से लेकर के 8 तक होती है, ये क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा। हम लोग जब पढ़े शिशु ए शिशु बी, फिर 1 में गए, फिर 2 में गए, 3 में गए, तो हम लोग 1 2 के इसे नहीं पढ़ते थे, 1 का 2 का 3 का इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। आजकल के बच्चों को पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 5 इस तरह से पढ़ाया जाता है। हम लोग 1 का 2 का हम लोग पढ़े हैं। तो ऐसे ऐसे कौन कौन पढ़े हैं, हाथ उठा के बोलिएगा यार सर। आगे चलते हैं। 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A के ये घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी। ठीक है ना। देखिए 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है। अभी मैंने 21 बताया था ना। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपके आर्टिकल 21 में है। देखिए ये आर्टिकल 21 का ए है, ये है आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। ये आर्टिकल 21 में सॉरी ये निलंबित हो सकता है, आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होगा। तो आर्टिकल 21 के ए में क्या बोला गया है? जो 6 से 14 वर्ष के बचवा होंगे ना, 6 से 14 वर्ष, ये मत बोल दीजिए कि 0 से 14 वर्ष, अब पेटीएम थोड़ी कोई एडमिशन करवा लेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये पहले डीपीएसपी में था, अब किस में कर दिया गया? मौलिक अधिकार में कर दिया गया है। तो ये अब भी हर एक राज्य में लागू है। किसमें है? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया था, ये तो बता ही दिए, वही सेम चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए अनुच्छेद 51 के ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे ना भाई साहब, फंडामेंटल ड्यूटी, ऊपर आप बताए होंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसमें हमने बताया था 10 ही मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। जो 11वां जोड़ा गया है ना, वह 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। उसमें कहा क्या गया है? ठीक है ना। एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या संरक्षक हैं, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है ना। बहुत बेहतरीन चीज़ है। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे, अब कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। जो हमारे स्टार्टिंग के 10 थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन जो 11वां मौलिक अधिकार होगा वह 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। 91वां संशोधन अधिनियम 2003
दल बदलुओं को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने तथा दल बदल विरोधी कानून को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। ठीक है ना, कुछ खास नहीं था। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं अगर उनको बहुसंख्यक में पढ़ने में दिक्कत होती है तो किसी अन्य विद्यालय में जाकर के स्वेच्छा से पढ़ सकते हैं। इनको खुद का विद्यालय भी डालने का अधिकार है, जिसमें क्या करेगी सरकार सपोर्ट करेगी। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, इस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान दिया गया था। सहकारी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव है समिति। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक निकाय से प्रतिस्थापित किया जाएगा। देखिए, न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था। न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल 6 लोग होते थे। वो 6 लोग कौन थे? 2 तो वो व्यक्ति थे जो संविधान को जानते हैं, 2 लोग वो थे जो कोलेजियम सिस्टम से, यानी कि जो रिटायर्ड है सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो होंगे, और 2 क्या होंगे, संसद से होंगे। तो उनके लिए ले आया गया था। हालांकि ये पास नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें खाली बोला गया है। तो अभी जो चल रहा है कोलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। कोलेजियम सिस्टम ये होता है कि जो जज रिटायर्ड हो सके हैं, मतलब हो गए हैं, वो उनके द्वारा एक नए जज की नियुक्ति की जाती है उनसे समझ बूझ कर, उसे बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। और ये जो ऊपर मैं बताया हूँ ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये आया था, ये समाप्त हो गया, 2015 में ही आया था और किसी को जानकारी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कामों में संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और संसद के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में वरीयता है। इसलिए अब इसमें जो न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, इसमें जो 2 लोग आए हैं कानून के जानकार, तो कानून के जानकार कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। आप लोगों को जो है सौंप दिया जाएगा, चलो भैया आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करो, आप लोग जानोगे उसके बारे में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो 2 लोग जो संसद से रहेंगे, 2 लोग जो संसद से रहेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, संसद से रहेंगे, वो कह देंगे हाँ भैया मतलब एक पक्षी निर्णय हो जाएगा, तो बहुत सही नहीं था। तो जो अभी चल रहा है वर्तमान में, क्या चल रहा है, कोलेजियम सिस्टम चल रहा है। मैं इसकी वीडियो एक अलग से बना के डाला हूँ, उसको जो है फिर से अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में संशोधन किया ताकि भारत और बांग्लादेश के सरकारों के बीच हुए समझौते उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण प्रभावी हो सके। ठीक है ना, तो बांग्लादेश संबंध बहुत खास नहीं है। 101 संशोधन अधिनियम 2016, माल और सेवा कर का परिचय। ठीक है ना, माल और सेवा कर का सर्विस टैक्स, ठीक है ना, का इसमें परिचय है, सभी इसी के तहत होता है। आगे चलते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें क्या किया गया था, इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया। इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्देश करने का अधिकार भी दिया गया, तो बहुत खास नहीं है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर, बहुत बढ़िया, एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो आरक्षण था ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लाया गया है, EWS। ये किसके लिए लाया गया है, जो लोग जनरल कैटेगरी से आते थे उनके लिए एक अलग से लाया गया प्रावधान जो होता था EWS। EWS एक अलग से जाति बनाई गई है, इसमें आरक्षण दिया गया 10% का। ठीक है ना, EWS श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए EWS प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, लोग बनवा के नौकरी में यूज करते हैं। देखिए, मैंने बोला ना 10% सीटें आरक्षित होती हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। 104वां संविधान संशोधन 2020,
लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों की समय सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 80 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों को के सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया है। देखिए जो लोकसभा सीटें हैं ना 545, उसमें फिक्स है कितने लोग इसमें एससी रहेंगे, कितने एसटी रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान रहे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाना अब ये हटा दिया गया है। एंग्लो मतलब ये होता था माता इंडिया की और पिता कहाँ होता था, यूरोप का होता था। अब उनसे जो संतान होती थी ना, वह क्या कहलाती थी, एंग्लो इंडियन कहलाती थी। अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। देखिए ये था हमारा 104 था, अब तक कुल 106 हुए हैं, 2 छूट गया है। चलिए, भारत के संविधान में संशोधन के प्रकार, यानी कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं। एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा, हमने जस्ट ऊपर पहले बता चुका था, इसको आप नोट कर सकते हैं। बस ये नोट करने के लिए स्पेशली मैं इतना लिखा हुआ हूँ। इन संशोधनों को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ऐसे संशोधनों के उदाहरण में शामिल हैं लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या में परिवर्तन करने के लिए संशोधन और किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संशोधन। ये सब किसमें होता है, साधारण बहुमत के द्वारा हम कर सकते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है, इन संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे संशोधनों के उदाहरणों में शामिल है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन में संशोधन कैसे होगा, ये विशेष बहुमत से होगा। अगर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत। राज्य की नीति सिद्धांतों में परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत। सरकार की संरचना में परिवर्तन करने के लिए संशोधन तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। आधे राज्यों के अनुसमर्थन के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है। आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक है ना, देखिए इन संशोधनों के लिए टॉपिक है आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें क्या बोला गया है, इन संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के आधे सदस्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। ऐसे संशोधनों के उदाहरण भी शामिल हैं। जैसे कौन कौन से शामिल हैं, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने के लिए संशोधन। ठीक है ना, राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन करने के लिए संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन की गुंजाइश। ठीक है ना, कैसे होती है गुंजाइश। भारतीय संविधान में संशोधन की गुंजाइश बहुत व्यापक है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। क्या पता संसद आई है, कुछ न कुछ संशोधन करते चली जा रही है। कहाँ कहाँ प्रतिबंध लगाया गया है उसको मैं पॉइंट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं, यानी कि जो हमारा मूल संविधान उसमें कोई भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। संविधान के मूल ढांचे में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल, जैसे क्या क्या है, लोगों की संप्रभुता मतलब होता है कोई भी व्यक्ति बाहरी और आंतरिक से क्या हो, स्वतंत्र हो। कानून के शासन, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, संघवाद, गणतंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब है। और कहाँ नहीं कर सकते हैं, संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी संशोधन अमान्य है। संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश करने वाला कोई भी संशोधन क्या होगा, वह अमान्य होगा। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कुछ अन्य प्रतिबंध भी हैं। ठीक है, संसद अपना कार्यकाल बढ़ाने घटाने के लिए संशोधन नहीं कर सकती है। अब क्या पता जो संसद में सब पहुंच गए हैं, मोदी सरकार है, मोदी ने कहा कि मैं ऐसा संशोधन बना दे रहा हूं, संशोधन कर दे रहा हूं कि अब मैं आजीवन काल तक क्या बना रहूँगा, प्रधानमंत्री बना रहूँगा। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। संसद राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के पद को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब संसद ये चाहे कि राष्ट्रपति के पद हम समाप्त कर दें, हम खुद अपने आप में राष्ट्रपति रहें, सर्वोच्च न्यायालय के पद का समाप्त कर दें,
तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। संविधान के निर्णय के बारे में भी और अधिक सब कुछ जान सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है अब तक क्या पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है, सब कमेंट बॉक्स में करिएगा आप लोग, क्या यह सच है कि संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन किया जा सकता है? तो आप कह सकते हैं हाँ, संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, यह सच है, सिवाय कुछ मौलिक सिद्धांतों और बुनियादी ढांचों के जिन्हें संशोधन का मूल आधार माना जाता है। यानी कि आप मौलिक अधिकारों में या ऐसे ढांचों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको भी दीजिएगा, साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है ना, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझाइए। ये सब मैं इसलिए किया हूँ कि अब तक जो आप लोग पढ़े हैं उसमें से आपको कितना आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पूछिए, उसको लिखिए, इस तरह से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 122वें संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेषता क्या है? 5 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन क्या है? 106वां संशोधन क्या है? भारत के संविधान में नवीनतम संशोधन क्या है? 105वां संशोधन क्या है? 106वां संशोधन क्या है? भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा है? भारतीय संविधान के कुछ समय महत्वपूर्ण संशोधनों के नाम बताइए। ठीक है ना, इत्यादि। ये सब था जो है संशोधन का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। इसको जी जान से पढ़िएगा, इसको डेली एक आध बार रिपीट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है ना, आप लोग 105 और 106 संशोधन अधिनियम के मतलब 105 में क्या हुआ है, 106 में क्या हुआ है, इसको जानबूझ के छोड़ा गया है। इसको आप लोग ढूंढिए और अपने कॉपी में नोट्स करिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना जरूरी है। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।